हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज सर जिशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करते हैं और उनके आंसर्स भी मैं आपको समझाता हूँ। वैसे मैंने बोर्ड पर भी उनको लिख दिया है। देखिए, आप सबसे पहले अपनी बुक्स निकालें, टेक्स्ट बुक, और पेज नंबर 1 to 5 ओपन कर लें। वीडियो को पॉज करना चाहें तो बुक्स निकालने के लिए आप पॉज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5.1 को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस बताना है। इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नाउन रेडियस, अगर एक व्हील है उसका रेडियस हमें पता है, हाउ विल यू फाइंड द अदर। मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दे और रेडियस दे दे तो ओमेगा निकाल सकते हैं कि नहीं, ओमेगा दे दे और रेडियस दे दे तो वी निकाल सकते हैं कि नहीं। ये सवाल का दूसरा हिस्सा है। पहले हमने डिफाइन करना है डिफरेंस जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान है। ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस तो मैंने लिख दी है। एक फिगर से इसको समझाने की डियर स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, एक यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं हम। इट इज़ अ स्मॉल सर्कल। डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है। सेंटर से इस पॉइंट तक हमारे पास मैस हो जाता है, सेंटर O है और जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारे पास R है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो जब सर्कल के अंदर वो मूव करता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होती है, ओमेगा होती है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा स्टूडेंट्स। और ये टेंजेंट के अलोंग जब मूव करता है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, VT। मीन्स टू से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए और पार्टिकल सर्कल के टेंजेंट के अलोंग मूव करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। बेसिकली ये लीनियर वेलोसिटी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के एब्सेंस में। तो इसको कुछ इस तरीके से हमने डिफाइन किया, इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल। ये हमारे पास उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग मूव करे। तो जो इंपॉर्टेंट लफ्ज कौन सा है, वो कौन सा है हमारे पास, टेंजेंट का है। तो मूविंग अलोंग द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, जब ये पार्टिकल या मैस इस सर्कल के अंदर मोशन को परफॉर्म कर रहा होगा तो तब हमारे पास इसका इस सर्कल के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से शो करते हैं और इसके चेंज को डेल थीटा से शो करते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैंने जैसे बताया, अलोंग दी टेंजेंट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो ये लीनियर वेलोसिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास सर्कल के अलोंग होती है तो इस वजह से आप इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हो। ये होती है अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये हमारे पास सेंटर स्टूडेंट्स फिक्स हो जाए तो इस सेंटर के अलोंग जो वेलोसिटी होगी हम इसको जेड एक्सिस कह लेते हैं। तो इसके अलोंग हमारे पास पार्टिकल 3D वे में मूव कर रहा होगा। जैसे इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूँ, इसके साथ सेंटर के साथ कुछ बांध के ऐसे गोल गोल में घुमाना शुरू कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जब ये मूव कर रहा होगा सर्कल के अंदर तो इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ये तो हो गया डिफरेंस। अब सवाल के दूसरे हिस्से को आप देखिए बुक्स के ऊपर कि अगर रेडियस नाउन हो, हमें रेडियस मालूम हो, मैं कहता हूँ इफ आर इज नाउन, इफ आर इज नाउन, अगर आर हमें स्टूडेंट्स पता हो तो हम v की मदद से ओमेगा निकाल सकते हैं और ओमेगा की मदद से v निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करते हुए। तो आपने ऐड कर लेना है कि यस वी कैन फाइंड अदर वेलोसिटी। अगर लीनियर दी गई हो तो एंगुलर, एंगुलर दी हुई तो लीनियर, इफ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडियस ऑफ सर्कल। That was question number 1। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, कहता है व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब 9th के फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाती है। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा था तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिलती तो ये मूव ना कर पाता। तो एक ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज कर दे, स्ट्रेट पाथ को
सर्कुलर पाथ में चेंज कर दे, आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड अ नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज करे, सेंट्रीपिटल उसको फोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने एक और सर्कल को बनाया, ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर से हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये उसका क्या हो जाता है, मैस हो जाता है। सर्कल के सेंटर से मैस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, आर है। अगर इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी को देखो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी v हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर r। तो ऐसी फोर्स जो एक सर्कुलर मोशन करने के लिए पार्टिकल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब ये फोर्स पार्टिकल को बाहर नहीं जाने देगी, सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसकी जो हमारे पास स्टूडेंट्स डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग द सेंटर ऑफ सर्कल। इट इज़ अलोंग द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अंदर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो उसने कहा है कि ये क्या फ़ायदा देती है, वाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉलो आ सर्कुलर पाथ, क्योंकि वो उसको सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है। अगर ये ना हो तो ऑब्जेक्ट टेंजेंट के अलोंग से निकल जाएगा। कौन सी वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेंजेंशियल वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो v की जगह पे आप r ओमेगा को पुट कर सकते हो और मज़ीद कैलकुलेशन भी हम इसकी परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए f इज़ इक्वल टू m, v की जगह पे हम क्या लिखते हैं, r ओमेगा। v इज़ इक्वल टू r ओमेगा, v स्क्वायर था r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रिलेशन आ जाएगा अपने पास F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे, थोड़ा बेहतर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन पे देखें, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। इसकी अहमियत के बारे में स्टूडेंट्स हमने बताना है। देखिए बेसिकली हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ मैस होता है एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। थोड़ा डिस्टेंस को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्टेंस को कैसा होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पर एक मैस है, ये सेंटर O हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया R, ऑब्जेक्ट का मैस क्या हो गया M। अगर मैं वर्ड को स्पेसिफाई करूं तो डिस्टेंस की बजाय जो बेस्ट लफ्ज रहेगा वो रहेगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा स्टूडेंट लफ्ज रह जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड डिस्टेंस, कौन सा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। M mass, square of distance r square is called I is moment of inertia. You know the unit of mass is kg and the unit of r is meter square. So moment of inertia will be equal to m r square. Now इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। ये सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में और लीनियर मोशन के अंदर। ये डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है कि जो बॉडी मूव कर रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम। एक पार्टिकल है, हम कहेंगे उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम है अबाउट रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से अगर वो मूव करे, दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू रेफरेंस एक्सिस। अब इसको एक फिगर बना के ना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सर्कल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। सेंटर से हमने इस पॉइंट तक एक मैस को बनाया, सेम इट इज, ये इसका पॉइंट O हो गया, O से इधर तक इसका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, R। अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगा दूं, फोर्स क्या हो जाएगी इसके ऊपर, F। इसके ऊपर फोर्स क्या लगा दूं, F। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रेजेंस में, FC की प्रेजेंस में, कि ये ओमेगा के साथ सर्कल में मूव करे, ओमेगा के साथ ये सर्कल में मूव करे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी VT हो जाएगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी इस मैस की क्या हो जाएगी, VT हो जाएगी। अगर VT को मैं मल्टीप्लाई कर दूं मैस के साथ
तो ये क्या हो जाता है? मोमेंटम। ये क्या हो जाता है? मोमेंटम। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है ये इक्वल हो जाएगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। सो स्टूडेंट हमारे पास ये पॉइंट की पोजीशन को बताता है, क्योंकि आर क्या बताएगा? पोजीशन को बताएगा। पी क्या बताएगा? उसके मोमेंटम को बताएगा कि किस लिहाज से उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। इसको अगर मजीद सॉल्व करो तो आप यूँ भी लिख सकते हो L इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट को हमने खत्म किया आर पी साइन थीटा। ओके, नाउ मूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ। कहते हैं अगर एक बॉडी है उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा था कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसके ऊपर कोई स्टूडेंट्स एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो हमारे पास जो मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहता होता है? कांस्टेंट रहता होता है। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मोमेंटम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, प्लस सो ऑन, जितने भी मोमेंटम्स हो इनका सम क्या रहता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहता है। सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। दिस इज द वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का बड़ा बेहतरीन फंडामेंटल है। ये इस्तेमाल होता है जब एक डाइवर समरसॉल्ट कर रहा होता है, वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करता है, एज ए रिजल्ट उसकी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सेम काफ़ी सारे ओलंपिक्स में गेम्स हैं जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखने को हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है शो डैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। तो हम बात को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। स्टूडेंट्स आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है? साइन थीटा आता है। अब इस फिगर पे आप गौर करें, इस फिगर पे आप गौर करें, ये सेंटर है। अब ये पॉइंट हमारे पास O है, यहाँ पे क्या है? हमारे पास वेलोसिटी V है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो दरमियान में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। जो पार्टिकल है उसका मास हमारे पास m है और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है? r है। तो स्टूडेंट्स L इज इक्वल टू आर पी साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड P शो करता है मोमेंटम को, इट इज इक्वल टू एम वी। सो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो एक ऑर्बिट के अंदर जिसका रेडियस r हो वो इक्वल होगा हमारे पास एम वी आर के। डियर स्टूडेंट्स ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5.6। उसमें कहता है डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू दी अर्थ अराउंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता हो जो सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड मूव करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है। कहते हैं बताएं इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट, जब एक सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है अराउंड दी अर्थ, लेट्स सपोज ये एक हमारे पास ऑर्बिट है और ये उस ऑर्बिट के अंदर हमारा अर्थ है। अर्थ के सेंटर से लेके जो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स? r है। अब देखिए ये जब सर्कल के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ac। क्योंकि इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है तो a की जगह पर हम यूज़ कर लेंगे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स g इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। दोनों साइडों पर अगर स्क्वायर रूट ले लें तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। g होता है 9.8 और r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 मल्टीप्लाई 10 हैज पावर 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बताने का मकसद ये है कि जब एक सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ के अराउंड मूव करता है तो उसका सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो ये होता है। तो उसको मिनिमम कितना वेलोसिटी चाहिए? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए अगर वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर मूव करना चाहता है। तो
स्टूडेंट्स 5.7 में कहता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमारे पास 5.7 है, इसमें उसने कहा कि डायरेक्शन बताना है हमने। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच कैन बी गिवन बाय राइट हैंड रूल। मतलब राइट हैंड रूल से हमें पता चलेगी। कर्ल द फिंगर ऑफ योर हैंड, right hand rule in the direction of rotation of a body and the thumb erect will give the direction of angular velocity and momentum। Dear student, देखिए इस लॉ को अब अप्लाई करने लगे हैं। हमारे पास ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का हमारे पास सेंटर हो गया, सेंटर से ऊपर हमारे पास ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। किस में पकड़ना है? सीधे हाथ में पकड़ना है। एंड कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर, फिंगर्स क्या हो रही है? कर्ल हो रही हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है। कैसी है स्टूडेंट्स? क्लॉकवाइज है। तो जो थंब है वो किस बारे में बताएगा हमें? अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो थंब है हमारे पास वो कैसे हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। कैसे है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट टू द क्लॉक, अपोजिट टू द क्लॉक। तो थंब विल डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं 5.8 के ऊपर। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के गिर्द ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। हम उसे फ्रीली फॉलिंग कहते हैं। कहता है अपनी एक्सप्लेनेशन बताओ कि उसके अंदर वेटलेसनेस का हमें पता चले। 5.हमारे पास 8 है। देखिए जब ऑब्जेक्ट को आप एक ऑर्बिट के अंदर डालते हो अराउंड द अर्थ, वो फास्ट इनफ उसे इतना होना चाहिए कि उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो कि उसको सर्कुलर मोशन के अंदर क्या करवाए? मूव करवाए। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है अर्थ के अराउंड, तो उसका जो कर्वेचर होता है वो मैच कर जाता है कर्वेचर ऑफ अर्थ के साथ। सो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू फॉल अराउंड द अर्थ। ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड ऐसे क्या करता रहता है? फॉल करता रहता है, क्योंकि अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। इट इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका अपेरेंट वेट देखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। T इज इक्वल टू, अब देखिए वो नीचे की तरफ गिर रहा है, W माइनस हमारे पास MA, W माइनस MA। बिकॉज मैंने क्या कहा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। देन T इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू mg, और एक्सेलरेशन की जगह पर भी हमने क्या पुट कर देना है? G पुट कर देना है। देखिए दोबारा, W इज इक्वल टू mg, एक ही जगह पर भी G को पुट किया तो जो हमारे पास उसका अपेरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा? 0। सो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का जो अपेरेंट वेट है वो 0 होता है, क्योंकि वो वेटलेसनेस की हालत में होती हैं। उनका हमारे पास जो कर्वेचर होता है उनके पाथ का वो मैच कर जाता है कर्वेचर ऑफ अर्थ के साथ। और अर्थ स्फेरिकल है तो वो हर दफ़ा अर्थ के सेंटर की तरफ गिरने की कोशिश करता रहता है और उसके गिर्द क्या करता रहता है स्टूडेंट्स? ऑर्बिट करता रहता है। तो ये हमारे पास 5.8 था। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 5.9। कहता है व्हेन द मड फ्लाइज ऑफ द टायर। एक मड मतलब कीचड़ एक टायर को लगा हुआ है। जैसे बारिशों का सीज़न है आजकल और जो गाड़ियां हैं वो जैसे ही रोड के पास से पास होती हैं तो उनके ऊपर ना कीचड़ लग जाता है उनके टायर के ऊपर। तो जो पीछे पासर बाय होते हैं जब वो कीचड़ उड़ के उनके ना फेस की तरफ जाता है, मतलब गाड़ी वाले को गुस्सा होता है वो उनके फेस में कीचड़ मारता है, ऐसे हो सकता है शायद, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीज़न ये है कि कीचड़ जब लगता है गाड़ी के टायर के साथ तो उसको गाड़ी के टायर के साथ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जब गाड़ी आहिस्ता मूव कर रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है चिपकने की फोर्स से, एडिसिव फोर्स से, तो वो गाड़ी के साथ मूव कर रहा है। जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी जो एडिसिव फोर्स है, चिपकने की फोर्स है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो टायर के साथ मूव करता रहे, तो वो टेंजेंट के अलोंग दी टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ाया, तो टेंजेंट के अलोंग वो मूव करते हुए जाता है। तो आपने इसको लिखना कैसे है? देखिए, मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल, इट इज ऑलवेज फ्लाइज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द टायर। टायर के टेंजेंट के अलोंग जाता है। पहली बात तो हमने ये बताई, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। द
द फोर्स ऑफ एडिशन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज, जब स्पीड बढ़ती है एडिसिव फोर्स विल नॉट बी सफिशिएंट, चिपकने वाली फोर्स ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी नहीं होती, बिकॉज लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट अलोंग द सर्कल होता है, बट मीन्स टू से सर्कल है तो ये अलोंग द टेंजेंट के अलोंग हमारे पास क्या होगा, जो मड है फ्लो करते हुए जाएगा। द मड विल फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में लेना है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स 5.10 a disk and a hoop start moving down from a top of inclined plane at same time, एक ही टाइम पे हमने एक inclined plane से hoop को और disk को छोड़ा है। which one will be moving faster on reaching the bottom। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिनेरियो को समझे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक inclined surface है, इस सरफेस से हमने एट अ टाइम किसको छोड़ा, हुप को, और एक और सरफेस बना लेता हूँ, उससे एट अ टाइम हमने किस चीज़ को छोड़ा, सेम सरफेस समझ लें, एक ही तरह का समझे, रेप्लिकेट है ये एक दूसरे के, इसके ऊपर से हमने किसको छोड़ा, हुप को छोड़ा। कहते बताओ इस पॉइंट पे सबसे पहले कौन सा पहुँचेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास डिस्क और हुप की स्पीड जो है वो दी गई है, हम यहाँ पे लिख लेंगे द स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप इज गिवन बाय, हुप होता है बेसिकली लफ्ज, इज गिवन बाय, ये इनकी स्पीड कुछ इस तरीके से उन्होंने हमें दे दी है। अब डिस्क की स्पीड में देखें आपके पास ये 4/3 स्क्वायर रूट में ऊपर क्या आया हुआ है, GH, 4GH/3। अगर मैं डिस्क की स्पीड को स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से लिखूं तो कोई इशू तो नहीं बनेगा। देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट GH। अब देखिए स्क्वायर रूट GH किस चीज़ के इक्वल था, हुप की स्पीड के इक्वल था, तो जो रिलेशन ड्राइव होगा वो हमारे पास हो जाएगा V डिस्क स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3, साथ में क्या आ जाएगी स्पीड ऑफ हुप। तो यहाँ से ये बात जाहिर होती है कि जो डिस्क की स्पीड है वो हुप की स्पीड से 4/3 स्क्वायर रूट टाइम्स ज़्यादा होती है। ये था हमारे पास 5.10। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 5.11। वाई डज अ डाइवर चेंजेस हिज पोजिशन, डाइवर अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करता है, बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल, पहले और बाद में जब वो जंप करता है पूल के अंदर तो कैसे वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये डाइविंग बोर्ड है, इसके ऊपर हमारे पास एक डाइवर ठहरा हुआ है, इनिशियली जंप करने के लिए वो ठहरा हुआ है। जब वो जंप करने से पहले ठहरा हुआ है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ω1 है। देखिए इसका साइज़ बड़ा है, तो साइज़ बड़ा होने की वजह से जो I1 था वो क्या था, लार्ज था, और ω1 क्या था स्टूडेंट, स्मॉल था। उसने जंप किया, जंप करके जब वो नीचे आया तो उसने अपने बॉडी को क्या किया स्टूडेंट्स, कर्ल किया। जब बॉडी को उसने कर्ल किया तो उसका R स्मॉल हुआ, R स्मॉल होने की वजह से I2 स्मॉल हुआ। जब I2 स्मॉल हुआ तो इन ऑर्डर टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ω2 खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ω2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा। जब ω2 हमारे पास इंक्रीज होगा तो ये क्या करता आएगा, कर्ल करता हुआ इंटर होगा किसके अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर। तो हम लिख सकते हैं रिलेशन को I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम एंगुलर वाला जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको किसने इस्तेमाल किया, एक डाइवर ने इस्तेमाल किया। पहले जब वो खड़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ज़्यादा था, ओमेगा कम था। बॉडी को उसने टर्न किया तो आई जो था वो हमारे पास स्मॉल हुआ, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ओमेगा बढ़ा, तो वो समरसॉट्स लेते हुए किस में इंटर हुआ, स्विमिंग पूल में इंटर हुआ। अब चलते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसका नेम है हमारे पास स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये है हमारे पास 5.11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5.13। 5.12 में फिगर है, ये भी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, अभी 5.13 को समझाने वाला है, उसको आप देख लें। देखिए हमारे पास जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो 120 डिग्री कवर करता है, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट।
अर्थ को कवर करने के लिए 3 रिक्वायर्ड होते हैं, हम इसको देखते हैं। टोटल एंगल जो अर्थ के लिए हैं वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो सैटेलाइट कवरेज है, जो हमारे पास सैटेलाइट कवरेज है, एक सैटेलाइट की जो कवरेज है वो किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट? 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 360 डिग्री को 120 डिग्री के ऊपर। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3। मतलब अगर हम करेक्टली पोजीशन कर दें अर्थ के अराउंड 3 जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, तो टोटल अर्थ का हमें कवरेज मिल सकता है। स्टूडेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कंप्लीट, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट फिगर है, फिगर ए 5.12 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक बंदा बैठा हुआ है, उसने 2 डंबल पकड़े हुए हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने बॉडी को ऐसे फैलाया हुआ है। जब उसने बॉडी को ऐसे फैलाया हुआ था तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, तो ओमेगा 1 क्या होगी? कम होगी। सेकंड फिगर में वो बॉडी को ऐसे इकट्ठा लाया, बॉडी को ऐसे इकट्ठा लाया, तो उसका जो I2 था वो रिड्यूस हो गया, तो ओमेगा 2 उसका बढ़ गया। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपने इस चैनल का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।